Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparations are going well also. So देखिए कल आपका पेपर है आई नो एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी के पेपर 1 साइटोजेनेटिक्स एंड देन प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अब इसी वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज topic of discussion, that is the most important question related to your botany 6th semester paper 1. Okay, देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल 2। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन अपने आप से ही सॉल्व करने हैं। सो द राइट आंसर इज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प टू द सेल। कोशिकाओं को संरचनात्मक समर्थन और आकार प्रदान करना ही यही हमारे जो सेल वॉल होती हैं उनका काम होता है। यू ऑल नो कि हमारे प्लांट में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भगवान ने प्रोवाइड किया हुआ है, डेट इज सेल वॉल। ठीक है, और ऑब्वियसली देर आर सो मेनी रीजंस कि वो सेल वॉल की प्रेजेंस क्यों है। वेदर अगर हम अपने एनिमल सेल की बात करें तो उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन जो है वहीं तक सीमित दिखाई देता है, हम लोगों में कोई भी ऐसा सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल इज अ एडिशनल मेम्ब्रेन जो हमारे प्लांट सेल में पाया जा रहा है एंड एक्चुअली ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लस हमारे सेल्स के शेप को बनाए रखता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका प्राइमरली वो किससे बना होता है, तो प्राइमरली जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो मुख्य रूप से हमारे प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लिपिड बाइलेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, देन द अदर क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर साइट फॉर। तो राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। सो दिस इज अ वेरी इजी एंड लाइक होता है ना मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन। ये आपका माना जाता है कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन के सिंथेसिस के टाइम पे काम आता है। ठीक है, यही प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। ओके, इसीलिए हम लोग इसे प्रोटीन बिल्डिंग सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। Which organelle is responsible for producing ATP in the cell? तो you all know कि माइटोकॉन्ड्रिया is the power house of the cell and जो हमारा ATP का प्रोडक्शन होता है वो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही करते हैं। अब बिकॉज कि ये ATP जो है ये एक एनर्जी करेंसी है, मतलब कि हमें चाहिए ही, जैसे हम अपने रेगुलर लाइफ में पैसे देते हैं एंड अपना काम करवाते हैं, वैसे ही हमारी एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो मांगती है कि भाई तुम मुझे एनर्जी दोगे तभी मैं कोई काम करूंगा। एंड वो जो एनर्जी है वो आपको इसी एटीपी के फॉर्म में देखने को मिलती है। दैट इज वाई दिस एटीपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एनर्जी। लाइक डेली लाइफ का काम विदाउट एटीपी अपन नहीं कर सकते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच प्रोड्यूसेस एटीपी। ठीक है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्ड इन। आपको पता है कि जो हमारे ईआर होते हैं, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एसईआर और आरईआर में बटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा एसईआर है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किस काम में पाया जाता है। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है प्रोटीन एक मिनट, मुझे क्वेश्चन में प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन बोथ बी एंड सी। इट इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी और लिपिड का सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी। वहीं अगर हम केवल आर की बात करते तो वहां पर केवल प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता। अब ये क्यों स्मूथ है और ये क्यों रफ है, ठीक है, ये क्यों रफ है, क्योंकि जो हमारा आर होता है वहां पर आपको देखने को मिलता है राइबोसोम। छोटे छोटे राइबोसोम जो हैं वो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस होती है ये रफ हो जाती है। ठीक है, खुरदुरापन आ जाता है, तो ओनली बिकॉज ऑफ द प्रीसेंस ऑफ राइबोसोम जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ कहलाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का। लेकिन एसईआर जो है, एसईआर में हम देखते हैं कि प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो रहा होता है और साथ ही साथ में आप देखते हो कि लिपिड की सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी हमारा एसईआर करता है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज आवर एसईआर। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन।
द गोल्गी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो गोल्गी एपरेटस जो है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? गोल्गी एपरेटस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मॉडिफाई करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए एंड पैकेजिंग करने के लिए हमारे प्रोटीन को। तो जब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बना देता है, ठीक है, तो वहां से प्रोटीन लिपिड जो होते हैं उनका भाई मॉडिफिकेशन होगा, उनकी सॉर्टिंग होगी, उनकी पैकेजिंग होगी, तभी तो वो आगे चल करके काम करेंगे, बिकॉज प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो जो गोल्गी एपरेटस है यही काम करता है। गोल्गी एपरेटस को हम लोग एक और बड़े ही अच्छे टर्म से जानते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस जो है इसे ही हम लोग ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ये भी चीज आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रिफर्ड एज द, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन, तो क्लोरोप्लास्ट स्पेशली हमारे प्लांट सेल यानी कि हमारी जो प्लांट्स के जितनी कोशिकाएं होती हैं, पौधों की कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में आपको क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है। लाइजोसोम्स का क्या काम होता है? तो लाइजोसोम्स जो होते हैं ना वो डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी करते हैं और साथ ही साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, क्योंकि जितने भी आपके फॉरेन मॉलिक्यूल्स हो गए, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक टॉक्सिक चीज है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर वो उसे लाइजोसोम जो है अगर वो उसे खा जा रहा है या वहां पर जाकर के बर्स्ट हो जा रहा है और साथ ही साथ उस पार्टिकल को भी ले बीत रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट भी कर रहा है और साथ ही साथ में क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है तो वो उसको बाहर भी निकाल रहा है, उसको नष्ट कर दे रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ये कर रहा है। ठीक है, तो लाइजोसोम जो है यहाँ पर ए एंड बी दोनों हो जाएगा कि डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड डिटॉक्सिफिकेशन दोनों का कार्य जो है वो लाइजोसोम करता है। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, peroxisome helps in the breakdown of, peroxisome किसका ब्रेकडाउन कराता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो हमारा peroxisome है वो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कराता है, वाष्प युक्त अम्ल का ब्रेकडाउन जो है, विघटन जो है वो हमारे peroxisome सेल ऑर्गेनेल्स कराते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय, न्यूक्लियस जो होता है हमारे सेल का वो किससे सराउंड हो रहा होता है? तो न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसे कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, तो देखो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन के बीच में बीच यहाँ पर आपको न्यूक्लियर पोर्स भी दिखाई देंगे, छोटे छोटे यहाँ पर आपको ऐसे न्यूक्लियर पोर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और अब इस न्यूक्लियस के अंदर यू सी द क्रोमोसोम, ओके, एंड आफ्टर दिस क्रोमोसोम यू सी द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सो दिस इज योर होल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जहां पर आप देखते हो कि अंदर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एंड देन यू हैव अ न्यूक्लियर पोर, एंड देन यू हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड देन यू हैव अ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पोर्शन होता है एक न्यूक्लियस का। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ, न्यूक्लियोलस किसका साइट है आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो यहाँ बीच में ये जो क्रोमोसोम होता है ये एक्चुअली में एक न्यूक्लियोलस का ही फॉर्म बना लेता है, ठीक है, तो बीच वाले पोर्शन को अपन न्यूक्लियोलस भी कह देते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है ये साइट है हमारे, बताओ किसके लिए होगा? सबको लगेगा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियोलस जो होता है ना वो साइट होता है राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए। जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है उसको कौन बना रहा है? उसको हमारा न्यूक्लियोलस बना रहा है। द क्रोमेटिड्स आर, क्रोमेटिड्स क्या है आपको ये बता रहा है, बताइए। क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये 2 आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं हमारे क्रोमोसोम के, ठीक है। 2 आइडेंटिकल कॉपीज अगर हम क्रोमोसोम्स के ले लेंगे तो हम उसे कहेंगे एक क्रोमेटिड। तो मतलब ये कि अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम इज योर क्रोमेटिड, ठीक है। द सेंट्रोमेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेंट्रोमेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कनेक्टिंग आवर सिस्टर क्रोमेटिड। तो यू ऑल नो ना, ये दिस इज योर क्रोमोसोम, ओके, दिस इज द पोर्शन, एंड बीच में आपको एक सेंट्रोमेयर दिखाई देता है जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ा होता है। ये एक सिस्टर हो गई, ये दूसरी सिस्टर हो गई, दोनों को जोड़ने का काम हमारा लाइक देखो ये एक हो गया, ठीक है, एंड दिस वन इज लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। तो बीच में हम किसको जोड़ रहे हैं? ये हमारा जो है ये पोर्शन, दिस इज योर सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंटर है, ठीक है, तो सेंट्रोमेयर सेंटर वाली चीज को जोड़ रहा है। टीलोमेयर्स आर लोकेटेड एट द, टीलोमेयर कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो टीलोमेयर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के एंड पे लोकेटेड होते हैं। जैसे ये हम क्रोमोसोम हमने बनाया है तो दिस इज योर टीलोमेयर, ये जो एंड पे आपको दिखाई देगा ना ये पोर्शन, दिस इज द टीलोमेयर,
ओके, आर यू अवेयर ऑफ दीज पॉइंट्स? पहले से जानते थे क्या? जानते ही होगे, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है एबीसी बैच के अंडर, तो आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा, सभी का सभी फ्री वीडियो है। अगर नहीं देखा तो देखो, ये आपकी गलती है, बट मैंने तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट एबीसी बैच आप लोगों के लिए बनाया था, वो पढ़ा दिया है। ठीक है, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन एम्फीबियन एंड सम बर्ड्स? तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपको एम्फीबियंस एंड कुछ बर्ड्स में देखने को मिलती हैं। जो टर्म कैरियोटाइप है, इसका क्या मतलब होता है? कैरियोटाइप एक कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम का हमारे सेल में। जब हमारे सेल में एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो हम उसे कैरियोटाइप कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल साइकिल इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग फेजेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कौन सा फेज आपको नहीं देखने को मिलता है, आपसे ये पूछ रहा है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, साइटोकाइनेसिस। बताइए। देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो हम देखते हैं कि सेल फेज में हमारे इंटरफेज होता है ना। तो इंटरफेज में हम क्या क्या देखते हैं? हम इंटरफेज में देखते हैं G1 फेज, ठीक है, G1 फेज देख रहे होते हैं, जो गैप 1 फेज होता है जहां पर सेल ग्रो करता है, नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम S फेज देखते हैं जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, S यानी सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन, एक नया डीएनए बन रहा है। फिर अपन का G2 फेज आता है जहां पर सेल प्रिपेयर हो रहा होता है माइटोसिस के अंदर जाने के लिए, बाय प्रोड्यूसिंग नेसेसरी प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। नाउ देन वी हैव अनदर फेज दैट इज एम फेज, जिसको कि हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं। यहाँ पर सेल का डिवीजन होगा, है ना। तो डिवीजन में आप देखते हो क्या? एक माइटोसिस जहां पर डिवीजन हो रहा होता है सेल के न्यूक्लियस का दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई में, और एक होता है हमारा साइटोकाइनेसिस जहां पर डिवीजन हो रहा होता है साइटोप्लाज्म का, फॉर्मिंग टू सेपरेट आवर डॉटर सेल, ठीक है। तो ये हम सेल साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन कुछ खास नहीं था इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। द फेज ऑफ द सेल साइकिल वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। अभी मैंने आपको बताया डीएनए कहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है, कौन से फेज में हो रहा है? एस यानी आवर एस फेज, एंड एस यानी आवर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, दैट इज रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एस फेज जो है ये हमारा राइट आंसर है। माइटोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, बताइए। माइटोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो माइटोसिस जो है ये रिजल्ट करता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। द स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर क्रोमोसोम अलाइंग एट द सेल्स इक्वेटर इज कॉल्ड। जहां पर क्रोमोसोम सेल्स के इक्वेटर पर आते हैं उस फेज को हम लोग मेटाफेज कहते हैं। विच टाइप ऑफ डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट? गैमेट के लिए बताइए कौन सा होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट? वेरी इजी क्वेश्चन, मियोसिस। मियोसिस में प्लॉइडी लेवल क्या होती है? हाफ हो जाती है, ठीक है। इसको मैंने बार बार ट्रिक बताई है कि मी हाफ माइंडेड, यानी कि मैं जो हूं ना, मैं हाफ माइंडेड हूँ, मेरे पास आधा दिमाग है भाई। तो मी यानी कि मियोसिस, हाफ यानी कि प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाएगी, यानी 2n होगा, तो आफ्टर डिवीजन वो n हो जाएगा, ठीक है। तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमेशा ही मियोसिस जो है उसको हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा कि वी हैव 46 लाइक होता है ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो 46 टोटल हुए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस हो रहा होता है, एंड मियोसिस में हमें 23 जो होते हैं वो मेल से मिल जाते हैं, 23 जो होते हैं फीमेल से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस में क्या हुआ? प्लॉइडी लेवल एकदम हाफ हो गई। 46 का हाफ क्या होता है? 23, समझ गए। तो गैमेट ही तो है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, पढ़ा ही होगा। तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हम मियोसिस देखते हैं। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इज, बताइए। प्राइमरी डिफरेंसेस क्या है? माइटोसिस प्रोड्यूसेस 4 सेल्स, मियोसिस प्रोड्यूसेस 2 सेल्स, एकदम सही बात है। माइटोसिस जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज होता है, मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल हाँ, मियोसिस में हम रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो यूज हो रहा होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का। हाफ हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली हमें मिल जाता है, ठीक है। तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं, एंड मियोसिस जो होते हैं वो गैमेट्स में होते हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आप कर लेना। अब देखो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जी मी हाफ माइंडेड नहीं बोलते हम लोग, जी मी हाफ माइंडेड, यानी क्या कि हाँ जी मैं जो हूं ना, मेरे पास कम दिमाग है, ठीक है, मेरे पास हाफ दिमाग है, मेरे पास क्या है? आधा दिमाग है। तो आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो सामने वाले को। तो जी यानी कि जो भी हमारे गैमेट सेल होंगे, जो हम हमारा गैमेट होगा, उसमें जो हमारा सेल डिवीजन अकर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? मियोसिस। और वहां पर उसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जा रही है? हाफ हो जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, देखिए यही क्वेश्चन था तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्रिविएशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज कॉल्ड। बताइए अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारे पास आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्राइसोमी कहेंगे, ठीक है, वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एब्रिविएशन, डिलीशन, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। पॉलीप्लॉइडी रिफर्स टू प्रीसेंस ऑफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज योर पॉलीप्लॉइडी, बड़ा ही इजी टर्म है, पॉली यानी मैनी, है ना, मैनी, एंड प्लॉइडी यानी प्लॉइडी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम दो सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा हमारे पास क्रोमोसोम्स होने लगेंगे तो इट इज व्हाट, इट इज पॉलीप्लॉइडी। The phase in which cell cycle where the cell grows and prepare for DNA synthesis is, अब तो प्रिपरेशन होने जा रही है ना। एस फेज में हमने देखा था कि रेप्लिकेशन हो गया, प्रिपरेशन कैसे होगी उसके पीछे वाली फेज में, जीवन फेज में, क्योंकि पहले जीवन आता है फिर एस आता है फिर G2 आता है। एस में हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है तो तैयारी कहाँ से शुरू हो गई होगी, तैयारी तो जीवन से ही शुरू हो रही होगी ना, तो जीवन इज द राइट आंसर, ठीक है। The chromosomal abbreviation where a part of chromosome breaks off and attaches to another chromosome is called, very important, this is translocation। okay, so the answer 4 is your right answer, ठीक है, ऐसे अभी आ नहीं पा रहा है ऊपर, बट ये ट्रांसलोकेशन इज द राइट आंसर। सो स्थानांतरण जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। द स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स फाउंड इन एम्फीबियंस एंड सम इंसेक्ट दैट आर लार्ज एंड हैव विजिबल बैंड्स आर नोन एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज इसको आप लोग याद करके जाना, ठीक है। तो पॉलीटीन गुणसूत्र जो है ये राइट आंसर होगा। Which phase of meiosis is responsible for the reduction in chromosome number? Anaphase 1. Okay, so these are 30 most important questions from your unit 1, that is cell biology. Let's move on our unit 2, या simultaneously हम जो भी random units को करते रहेंगे, ठीक है। आप questions count करते रहना, देखना मैं कितने questions आपको एक वीडियो में करा रही हूँ। ओके, एंड हाँ कल मेरा पेपर है बट स्टिल आई एम डूइंग दिस फॉर यू ऑल, क्योंकि मैं आप लोगों को अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोग के लिए करूंगी, ठीक है। तो अब इतनी मेहनत डेडिकेशन के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए बहुत ही वंडरफुल वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट्स दैट, क्रोमोसोमल थ्योरी जो है हमारे इनहेरिटेंस की वो क्या स्टेट करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, देखो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जेनेटिक्स काफी बच्चों को ना परेशान करता है, बट परेशान करने या होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को समझोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम थ्योरी है हमारे इनहेरिटेंस की वो क्या स्टेट कर रहा है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बात हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये सटन एंड बोवेरी ने दी थी, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो इस चीज को आप याद रखना, सटन एंड बोवेरी, ठीक है। तो 90s में, अर्ली 90s में दिया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बताया था कि जीन्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, एंड अनदर वन वाज कि क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट करता है एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी कर सकता है, जैसे कि हम लोगों ने मेंडल के लॉज में पढ़े थे ना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पर उन्होंने फैक्टर बोला था, तो उसी फैक्टर को बाद में यहाँ पर जीन्स बोला जाने लगा, ठीक है। तो दो आपको यहाँ पर चीजें याद रखनी है कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो रिलेटेड है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम विच आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड सेकेंड इज क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ड्यूरिंग मियोसिस जस्ट लाइक मेंडल ऑब्जर्व विथ हिज फैक्टर, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस रिजल्ट्स इन, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो हमारे मियोसिस के दौरान पर हो रहा होता है वो किसका रिजल्ट होता है एक्चुअली, देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है तो हम उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, समझ रहे हो, दोबारा से बोलूं, देखो बहुत ही आसान से एकदम ध्यान से सुनो। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के प्रोफेज 1 के दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं उनके बीच में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है तो हम उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप करते हैं जिससे वो टेट्राएड का फॉर्मेशन करते हैं, एट दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड एज कियास्मेटा, ठीक है।
नाम आपने इसका सुना होगा, किएसमेटा। ठीक है ना। क्रोमेटिड ब्रेक करते हैं, स्वैप हो जाता है सेगमेंट्स का, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट होता है। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसका क्या रिजल्ट है कि हमारे ऑफ स्प्रिंग्स में आपको वेरिएशन जो है उनकी पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होने लगेंगी, कि वेरिएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। द फेनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिजल्ट्स इन, बताइए इनकम्प्लीट जो हमारा डोमिनेंस होता है, वो जो फेनोमेना है उसके बारे में आप जानते हो क्या, पहले समझो। जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये एक टाइप का इनहेरिटेंस है, जहां पर हेट्रोजाइगस फिनोटाइप जो होते हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं। हेट्रोजाइगस ब्लेंड नहीं होते एक्चुअली, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हेट्रोजाइगस जो होते हैं, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ द टू होमोजाइगस फिनोटाइप, जैसे आर आर एंड आर आर। मान लो ये रेड है, ये व्हाइट है, तो इसका ब्लेंड हो जाएगा और आर आर ये बन जाएगा, जिससे कि आपको पिंक कलर मिल जाएगा। समझ रहे हो, समझाएं और अच्छे से देखिए। अभी देखो, आई एम गिविंग सो मच टाइम, बट यही मेरी आदत है, मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ बिना समझाए। मान लो वो रेड था एंड ये हम लोग व्हाइट कर, ऐसा कुछ व्हाइट कर देते हैं, तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको कलर कौन सा मिलेगा, कुछ ऐसा पिंक कलर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेड वाला है उसने डोमिनेट नहीं किया, ना व्हाइट वाले ने डोमिनेट किया, है ना। दोनों ने क्या कर दिया, साथ में दोनों एलील ने क्या किया हुआ है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया हुआ है, और साथ में इन्होंने कह सकते हैं कि नाइदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट। ठीक है, नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, नॉट कंप्लीटली रेसेसिव होता है। तो ये इनकम्प्लीट हो गया ना, किसी एक को तो डोमिनेट होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ब्लेंड ऑफ ट्रेट इन द ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जो हमारा ट्रेट में ब्लेंड होता है वो ऑफ स्प्रिंग में, उसे ही हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस अकर्स जब हमारे बोथ एलील्स जो होते हैं वो फुल्ली एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं हेट्रोजाइगोट्स में, तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल एलील इज ऑब्जर्व्ड इन, बताइए ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं देना, मुझे अभी खुद भी अपना पढ़ना है। लीथल एलील्स कैन lethal alleles can cause death when present in homozygous condition. Epistatis refers to, तो एपिस्टेटिस जो होता है वो रिफर करता है आपके वन जीन मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। प्लियोट्रॉपी अकर्स व्हेन वन जीन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट। दोनों को याद रख लेना, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जहां पर एक जीन अफेक्ट करता है मल्टीपल ट्रेट को, और अभी ऊपर हम लोगों ने एपिस्टेटिस पढ़ा जहां पर एक जीन मास्क कर ले रहा है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, कि मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा वो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसको वो मास्क कर ले रहा है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को समझ लेना। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए मल्टीपल जीन इन्फ्लुएंसिंग अ सिंगल ट्रेट। इतने फैंटास्टिक क्वेश्चन मतलब मैं लेकर के आई हूं, आप सोचो, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस रिफर्स टू इनहेरिटेंस ऑफ जीन लोकेटेड ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लिंकेज रिफर्स टू, लिंकेज में क्या होता है बताइए, लिंकेज में ये होता है कि जो जीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर एक दूसरे के पास स्थित जीन जो है वो लिंकेज का कार्य करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन एक्स वाई क्रोमोसोम। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। इन ह्यूमन द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर एक्स एक्स, और जो हमारे मेल होते हैं दे हैव एक्स वाई, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉय गोज टू द मेल। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई उनके पास है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। तो रेप्टाइल्स में टेम्परेचर की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन इन्फ्लुएंस होता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अकर्स व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द, बताइए एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक, देन द टर्म कैरियोटाइप रिफर्स टू, अभी हम लोगों ने पीछे भी सॉल्व किया था, बताओ कैरियोटाइप जो है उसका क्या मतलब हुआ, कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। द टर्म क्रॉसिंग ओवर रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम।
ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान ही हमारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल एलील इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज म्यूटेशन। बहुत 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 इजी। द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनोटाइप इज कॉल्ड, बताइए, जीन इंटरेक्शन। सो ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के थे। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो मेन वेट प्लांट ब्रीडिंग से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मास सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग प्लांट बेस्ड ऑन द फिनोटिपिक ट्रेट। ठीक है, तो फिनोटिपिक ट्रेट पे जब हम प्लांट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो मास सिलेक्शन हमारे प्लांट ब्रीडिंग में कहलाता है। प्योर लाइन सिलेक्शन रिफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ प्लांट दैट एग्जिबिट जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ प्लांट दैट एग्जिबिट जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, उन पौधों का चयन करना जो अनुवांशिक समानता दिखाते हैं, उन्हें हम प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। क्लोनल सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व, तो क्लोनल सिलेक्शन जो है उसमें आप सिलेक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्लोन जो है इसको देखते हो। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। द जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन मेथड इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, बताइए, इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन ट्रेट। द प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड्स, बताइए, the procedure of hybridization includes, तो यहां पर आपको देखना है कि जब हम क्रॉसिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, क्रॉसिंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट या क्रॉसिंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टू क्रिएट हाइब्रिड इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर। ओके, हम क्रॉसिंग ओवर के ही बारे में पढ़ रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा सच एज मेज एंड सॉर्गम, जो है ये हमारा एग्जाम्पल है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सेम जीनस के बीच में, देखो, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस, यानी जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है, और उनके बीच में जब क्रॉसिंग हो रही है तो हम उसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट वेराइटीज इन plant breeding is the combination of multiple genotype from different variety. ठीक है, so this is the right answer. Okay, विभिन्न किस्मों के विभिन्न जीनोटाइप का संयोजन करना जो है। ओके, सिंथेसिस वेराइटीज आर डिफरेंट फ्रॉम कंपोजिट वेराइटी बिकॉज, बताइए, 9th का क्या आंसर होगा? सिंथेसिस वेराइटीज आर मिक्सचर ऑफ मल्टीपल जीनोटाइप। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। Male sterility in plant is used in breeding to, बताइए, मेल स्टेरिलिटी का हम लोग क्यों यूज करते हैं? To ensure cross pollination and hybrid vigor. ठीक है, now heterosis in plant breeding refers to, हेट्रोसिस हमारे प्लांट ब्रीडिंग में क्या रिफर करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। हाइब्रिड विगोर लीडिंग टू इंक्रीज्ड यील्ड ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या कर रहा होता है? यूजिंग केमिकल और फिजिकल agent to induce changes in DNA. Breeding for pest resistance aim to develop plants that are resistant to pests and diseases. Okay, so this is the right answer. The introduction of pest resistance in crop is mainly done through, बताइए, यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग भी कराएंगे रेजिस्टेंट वेराइटीज के बीच में, और जीन एडिटिंग टेक्निक का भी यूज करेंगे। दैट इज व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, पैथोजन रेजिस्टेंस इन प्लांट इज प्राइमरली अचीव्ड बाय, आई एम गिविंग यू द टाइम टू थिंक, सो थिंक, क्रॉस ब्रीडिंग विथ रेजिस्टेंट स्पीसीज। ओके, now the next question is the primary goal of breeding for stress resistance is to, बताइए, increase productivity under environmental stress condition. Which of the following is not a method of hybridization? Not आया है, you have to underline the not. Okay, बताओ कौन सा इसमें से method of hybridization नहीं है? Mutation breeding नहीं है। A major advantage of hybridization in plant breeding is increase heterosis and improve trait. ठीक है,
द स्ट्रेस, ओके वेट, यहाँ पर गलत हो गया, ये होगा stress resistance breeding in plant aims to develop plant that can withstand drought, salinity and other environmental stress. अभी लास्ट ऑफ द वीडियो में लाइक लास्ट जब ये वीडियो का पहुंचेगा तो वहां मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगी एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप कुछ ज्यादा क्वेश्चंस अच्छे करके आओगे, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ राइस। ओके, so this is your 20 most important questions from plant breeding. Let's solve the next unit. So the next unit is your biostatistics, तो हम लोग उसको solve करते हैं। तो definition of biostatistics refers to the application of statistics to biological data, physical data, economic data, political data. Very 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 easy question, ठीक है। अभी स्टार्टिंग था इसलिए बायोलॉजिकल डाटा इज द राइट आंसर। स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज्ड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट biological data. What does a variable represent in biostatics? A measurable characteristics that can vary, वही हमारा variable characteristic कहलाता है, ठीक है। The central tendency of a data set is defined by mean, median and mode. Which of the following is a measure of dispersion in biostatics? तो standard deviation is a measure of dispersion. मानक विचलन, ठीक है। The standard deviation is a measure of, बताइए, dispersion, बहुत ही easy question. The term sample refers to a subset of our population. Which of the following is used to describe the distribution of data? बताइए, frequency distribution. Okay, frequency distribution. The arithmetic mean is calculated by, तो arithmetic mean arithmetic बोल सकते हो, arithmetic बोल सकते हो, it's all up to you. Adding all value and dividing by the number of values. The median is defined as, बताइए बताइए, I am giving you the time. The median is divided by the middle value in a sorted data set. Okay. Then we have the coefficient of variation measures. Coefficient of variation क्या measure करता है बताइए? Dispersion relative to the mean. Which statistical test is used to test the goodness of fit? Chi-square test. Okay. Random sampling refers to selecting samples without any biases. ठीक है, यानी कि हम कुछ भी biasness नहीं करेंगे, random selection करेंगे but biasness नहीं होगी. That is our selecting sample without any bias. Now the okay, so इसका आंसर मैं बता दूं, B. In biostatics, the term population refers to the entire group from which a sample is drawn. Okay. The chi-square test is mainly used for, the chi-square test is mainly used for testing the distribution of categorical data. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। Now, which of the following is the limitation of biostatics? तो biostatics is unable to account for random errors. तो यही हमारा एक limitation, एक drawback है, ठीक। Which of the following is a measure of center of tendency? Center tendency का measure क्या है इसमें से, बताइए। कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके ओके, यहाँ पे तो बहुत इजी है ना, मीन मुझे दिख ही नहीं रहा, बताओ। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग बाय चांस। ओके, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट अकाउंट फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, बताइए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बायोस्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स इन, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रेट कराने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस में मैथमेटिकल मॉडल्स बना करके देता है। बायोलॉजिकल रिसर्चेज में हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट हाइपोथेसिस को बना करके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर एंड दिस इज द 20 क्वेश्चन फ्रॉम योर बायो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक, बताइए। नाउ दिस इज आवर यूनिट प्लांट टिश्यू कल्चर। सो आई थिंक हम लोगों ने 30 + 20 50 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स growing plant cells or tissues in a controlled environment.
Which of the following is not a component required in vitro culture? बताओ. Natural sunlight. Callus culture involves formation of undifferentiated cell mass from explant. ठीक है. In cell suspension culture, cells are, बताओ, suspended in liquid medium. Good. Organogenesis in plant tissue culture refers to formation of shoot roots from a callus mass. ठीक है. Then we have another question. Embryogenesis in plant tissue culture involves formation of embryo from somatic cells. Protoplast isolation is a process of removing the cell wall and isolating the protoplast. Regeneration of protoplast involves, बताइए, removing the cell wall to allow the cell division, transferring protoplast into a culture media. दोनों सही है. That is why both A and B is the right answer. ठीक है. Protoplast fusion in a plant tissue culture is used for, बताइए, creating hybrids by fusing cells from different species. Somatic hybridization refers to the ability, बताइए. Somatic hybridization refers to the fusion of two somatic cells to form a hybrid cell. ठीक. Next question है, the selection of hybrid cell in somatic hybridization is based on the ability to survive in a specific medium. Okay. Soma clonal variation refers to, the soma clonal variation occurs in plant derived from callus culture. Plant tissue culture is used for the production of secondary metabolites because plant tissue culture is used for the production of secondary metabolites because it allows large scale production in a controlled environment. मुझे भी थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है. Callus culture is important because it allows for all of the above, the formation of an undifferentiated mass of cell. इसके लिए भी, होल प्लांट के रीजनरेशन के लिए भी, प्लांट की जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, सभी के लिए कैलस कल्चर इंपॉर्टेंट है. सो उपयोग सभी इज द राइट आंसर. द प्राइमरी यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज producing genetically identical plants, fuse cells to create hybrids, increase genetic diversity. So all of the above is the right answer. Embryogenesis in tissue culture can lead to the formation of new plantlet. Plant regeneration from protoplast fusion involves डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट का, सही है. हाइब्रिड सेल डिवीजन होता है न्यू प्लांट बनाने के लिए, सही है. जेनेटिक ऑल्टरनेशन हो रहा होता है फ्यूज सेल्स के लिए, सही है. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर्स आर यूज्ड इन, सभी के लिए. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में भी, और एग्रीकल्चरल पेस्ट में भी, तो सभी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन? सो इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज जो है, दिस इज द राइट आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a typically involved in plant tissue culture? बताइए. तो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन नेचुरल सॉयल, ये तो नेचुरल हो गया ना, फिर हम टिश्यू कल्चर कहाँ कर रहे हैं? तो दैट इज वाई पौधों को अगर हम प्राकृतिक मिट्टी में ही उगा लेंगे तो फिर हम लैबोरेटरी में जाकर के ये इतना कैलस कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस ये क्यों कराएंगे? तो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. तो प्लांट टिश्यू कल्चर में अपन लैब वाला काम करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है. Now, the next question is from the nanotechnology. Nanoscale self-assembly is a process by which जो molecules होते हैं organize करते हैं खुद को themselves into a structure without external guidance. DNA and RNA are example of nucleic acid. Very important and easy question. Nanoscale self-assembly is essential for the formation of, सभी के लिए, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, लिपोसोम हो गया, देन यू हैव सेल मेम्ब्रेन, सभी के लिए, ऑल ऑफ द अबव, सबके लिए नैनो स्केल सेल्फ असेंबली बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ठीक है.
यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन नैनो स्केल असेंबली इन सेल? न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब यूज होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। लिपोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय lipid bilayer. Then nanotechnology can be used in the creation of बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो मटेरियल भी बनाते हैं, प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स भी बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड थेरेपी भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दैट विद द राइट आंसर। द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन वायरसेस इन्वॉल्व सब, यहाँ पर जितना भी लिखा है, प्रिवेंट करना, उनके एप्लीकेशन को इनहेंस करना, उनकी इन्फेक्टिविटी को ऑल्टरिंग करना जेनेटिक स्ट्रक्चर को। ऑल ऑफ दैट विद द राइट आंसर। What is the primary function of protein in nanoscale self-assembly process? They provide structural integrity. ठीक है, so B is the right answer. Nucleic acid like DNA and RNA are important in self-assembly process because they store genetic information. Which of the following is an application of biologically synthesized nanomaterial? फूड पैकेजिंग हो गई, इन्वायरमेंटल क्लीन अप हो गया, देन यू हैव अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सब कुछ इसमें आता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर अगेन। नैनो स्केल असेंबली in microorganisms such as viruses involve assembly of protein and nucleic acid into viral structure. The main advantage of using nanoscale self-assembly in biotechnology is high precision in constructing molecular structures. One of the challenges in the application of nanotechnology is in biotechnology is, बताइए, controlling the self-assembly process at the molecular level. Okay. In the context of nanotechnology, liposome are used for gene delivery के लिए, drug delivery के लिए, इसीलिए both A and B is the right answer. What is the key function of enzyme in nanoscale self-assembly process? बताइए. They speed up biochemical reactions. Nanoscale assembly of cell membrane involve obviously lipid का bilayer में arrangement, protein का arrangement हमारे lipid layer में. तो both A and B is the right answer. Nanotechnology has been used to enhance the efficiency of सबके लिए, जीन डिलीवरी सिस्टम हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. The process of self-assembly in nanotechnology primarily relies on spontaneous organization of molecules. ठीक है. Nanomaterials synthesized biologically are often safer than synthetic nanomaterial, more expensive than synthetic nanomaterial. Both A and B is the right answer. The nanoscale assembly of viruses is essential for सबके लिए, ऑल ऑफ द अबव, उनके रेप्लिकेशन के लिए भी, उनकी इन्फेक्टिविटी के लिए भी, उनकी एबिलिटी इन्फेक्ट करने की एक स्पेसिफिक होस्ट सेल को जाके वो इन्फेक्ट करे, सबके लिए द नैनो असेंबली इन वायरसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी. लेट्स सॉल्व आवर अनदर यूनिट एंड आई होप कि हम लोग अब बस खत्म ही करने वाले हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस के बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ एआई इन प्लांट साइंस? बताइए. क्रॉप इल्ड प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को इंक्रीज करना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड इन प्लांट साइंसेज फॉर क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट करा लो, वेदर पैटर्न को प्रिडिक्ट करा लो, जेनेटिक डेटा को एनालाइज करा लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. मशीन लर्निंग इन प्लांट साइंस हेल्प्स इन ऑल ऑफ द अबव. अगेन प्लांट डिसीज आइडेंटिफाई करा लो, प्लांट की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करा लो, पेस्ट आउटब्रेक हो गया उसकी प्रिडिक्शन करा लो, सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है. AI is very important nowadays. Okay, and if you are not knowing the use of AI, you are like थोड़ा पीछे चल रहे हो. Okay, so उस चीज को सीखो. 3D printing in plant science is used for all of the above. Expert system in plant science are used to make decision based on expert knowledge. Fuzzy logic in plant science are primarily used to analyze the relationship between plant growth and environmental factor. Machine learning algorithm can be used in plant science to all of the above.
पढ़ते रहिएगा अब आप लोग, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, मुझे पढ़ना है. ओके. एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बिग डेटा एनालिटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग इज ऑल ऑफ द अबव. ओके. यही एक ट्रिक है, पता है, ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम ऑल ऑफ द अबव सही होता है, मैक्सिमम टाइम. सो द फर्स्ट टिप दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ इज टू चूज द ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, अगर आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो. क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस में, आपको खुले मार्क्स मिल जाते हैं. इसीलिए कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है. द वेरी फर्स्ट टिप इज टू मार्क द ऑल ऑफ द अबव आंसर इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन. कुछ भी नहीं जान रहे हो, ऑल ऑफ द अबव दिया है, मार्क कर दो. छोड़ करके आने से बेटर है, हो सकता है वो सही हो जाए. ठीक है. What role does AI play in precision agriculture? All of the above. Again. ठीक है. Now, the primary purpose of using 3D printing in plant science is to both A and C. Create artificial plant organs and genetically modified plants को print करना. तो A and C is the right answer. ठीक है. और ये भी another second tip. ठीक है. यहाँ पर जब भी आपको A and B दिया हो, B and C दिया हो, तो वहां पर एक अगर सही है ना, तो पूरे दिमाग लगा दो कि दूसरा वाला जो उसमें ए एंड बी दिया है, अगर आपको पता है कि ए तो पक्का सही है, तो एक बार बैठ के दिमाग लगाओ कि बी क्यों दिया है, हो सकता है ये सही हो, तो फिर उस वाले आंसर को चूज करना. क्योंकि ए एंड बी जहां दिया है ना, वहां पे आपको जरूर पॉसिबिलिटी यही होती है कि आंसर वही सही होगा. ए एंड बी जो साथ में दिया है, बी एंड सी जो साथ में दिया हुआ है, तो वहां दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. वॉट इज की बेनिफिट ऑफ मशीन लर्निंग इन एनालाइजिंग प्लांट ग्रोथ डेटा? बताइए. इम्प्रूव्ड प्रिडिक्शन एक्यूरेसी for plant yield. Okay. Next is fuzzy logic is useful in agriculture for all of the above. Big data analytics in plant size help in obviously plant growth के monitor करने को बोल दो, climate impact हमारे crop पे क्या पड़ रहा है उसकी prediction करने को बोल दो, genetic diversity को analyze करने को बोल दो, सब कुछ हमारा big data analytics कर सकता है. So all of the above is the right answer. The use of expert system in plant science allows for all of the above. In machine learning, which type of learning is most commonly used in plant science application? तो supervised learning. ठीक है. Now, the next question is, one of the most common use of AI in plant breeding is both A and C. Disease का prediction करना, cross pollination automation करना, दोनों सही है. The use of fuzzy logic in plant science can help automatic irrigation system या water uses efficiently manage करना, yes. Weather pattern को predict करना, yes. तो all of the above again right answer. In plant sciences, which of the following is an example of AI driven technology? All of the above. ठीक है. What is the role of algorithm in machine learning for plant science? All of the above. अब तो seriously इसमें सब all of the above ही है. One of the key benefit of AI in plant science is ऑब्वियसली क्रॉप मैनेजमेंट को हमने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दी है. वाटर यूजेस कितना प्रिसाइजली हम यूज कर रहे हैं वो बता दिया. देन फास्टर प्लांट डिसीज के डायग्नोसिस हो जा रहे हैं, मतलब अभी वो थोड़ा सा ही फैला रह रहा है तभी डायग्नोस करके उसको दवा ववा दे दिया जा रहा है, पेस्टिसाइड वगैरह. ठीक है. तो बड़ा ही यूज है भाई हमारे एआई का प्लांट साइंस में. तो उपयुक्त सभी जो है वो हमारा राइट आंसर है. एंड दिस इज द लास्ट यूनिट. ओके. एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने 8 दूनी 16, 160 और 10 70, सो मोर देन 170 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, मतलब ऑब्वियसली अब ये इंक्लूड करके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इन बॉटनी? सो इनफ्लिप नेट जो है ये हमारा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है बॉटनी के लिए. NICNET is primarily used for communication and resource management. Google Scholar is useful resource for, बहुत अभी आप जब बॉटनी में जाओगे, जूलॉजी में जाओगे, MSc करोगे, वहां पर गूगल स्कॉलर का काफी यूज आएगा आपके लिए. तो रिसर्च आर्टिकल्स अगर पढ़नी है ना बॉटनी की, तो गूगल स्कॉलर पे जाओ, मस्त पढ़ो, बहुत अच्छे से वहां पे दिया जाता है. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इनफ्लिपनेट? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स फॉर रिसर्चेस. अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा. ICT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर आर मेनली यूज्ड फॉर, देखो पेस्ट कंट्रोल के लिए भी, जेनेटिक इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं हम क्रॉप की, वेदर फॉरकास्टिंग, क्रॉप मैनेजमेंट, सबके लिए. तो उपयोग सभी सही है यहाँ पर. देन
we have another question. Which platform provide scientific research paper in the field of botany? Google Scholar. ठीक है, बॉटनी में बड़ा नाम है इनका. Weather forecasting using ICT can help in predicting crop yield, preventing crop disease, managing irrigation. उपयुक्त सभी. The primary benefit of using digital technology like AI and ICT in botany is all of the above. Which software is used for resource management in botany? बताइए. 9th क्वेश्चन का आंसर इनफ्लिबनेट, NICNET या फिर वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर NICNET. ठीक है. Which of the following is the digital technology used for crop management in botany? बताइए. वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम. What is the primary function of BRNET in botany? Offering weather data and crop management tool. What is the role of the internet in plant science? All of the above. सभी करवा लो भाई. नॉलेज रिपोजिटरी है, ऑनलाइन प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, वेदर प्रेडिक्शन हम लोग जान सकते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ NICNET इन प्लांट साइंस? ऑल ऑफ द अबव. अब सभी के सभी ऑल ऑफ द अबव भी होंगे मुझे जहां तक लग रहा है. यूज ऑफ ICT इन हॉर्टिकल्चर. प्लांट ग्रोथ का मैनेज करना, प्लांट डिसीज को प्रिडिक्ट करना, इरिगेशन सिस्टम को मॉनिटर करना. ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is an application of ICT in agriculture? All of the above. Crop management हो गया, pest detection हो गया, soil health monitor हो गया. The third tip that I am giving you right now again is always use the positive term. नेगेटिव टर्म कभी मत यूज करना. ठीक है, जब तक कि आपसे नॉट लगा के ना पूछे. ठीक है, तो नॉट लगा के पूछा तब नेगेटिव टर्म्स को आप यूज कर सकते हो. जैसे क्रॉप मैनेजमेंट एक पॉजिटिव टर्म है, पेस्ट का डिटेक्शन करना पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि जब तक आप पेस्ट का डिटेक्शन नहीं करोगे आपके बहुत सारे प्लांट्स मर जाएंगे. तो पेस्ट डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉयल हेल्थ मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट. द वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम हेल्प्स इन. बताइए. ऑल ऑफ द अबव. Which software system in educational resources management for botany student? Inflibnet. इनफ्लिबनेट से क्वेश्चन आएगा, जान जाइए आप लोग. द प्राइमरी यूज ऑफ साइंस डायरेक्ट इन बॉटनी इज टू ऐसे साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स एक्सेस करना. ठीक है. विच ICT एप्लीकेशन हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन बॉटनी? ऑल ऑफ द अबव. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज ICT कैन assist in resource management for plant scientists by. Now give me the answer of this question in the comment section. Okay. सो 3 टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस को छोड़ करके मत आना. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है ऑल ऑफ द अबव लगा दो. सेकंड, बोथ A B C D ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन का आंसर लगा के चले आओ. थर्ड इज ऑलवेज यूज द राइट टर्म. अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ आपको पॉजिटिव टर्म यूज हुए वहां पे दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो उन्हीं को आपको चूज करके आना है. ठीक है, MCQs में. और सब बहुत ही छोटे बच्चों वाली बात है कि हमेशा ही अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, तो आपको डिलीशन मेथड आना चाहिए कि आप एक एक दो दो तीन तीन फिल्टर करते जाओ, डिलीट करते जाओ. उससे आपको एक कंक्लूजन मिल जाता है कि ये वाला आंसर हो सकता है. तो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि आपके मार्किंग सिस्टम में निगेटिव मार्किंग नहीं है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन सभी को सॉल्व करके आओ, वेदर वो आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर. ठीक है, तो बस ऑल द बेस्ट फॉर टूडेज पेपर. आई थिंक ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. एंड अभी टुडे मैंने बोला क्योंकि आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ तो आज ही अपलोड कर दूंगी रात में या फिर कल सुबह अपलोड करूंगी. सो जब भी आपका पेपर है आप सभी को ऑल द बेस्ट. आई होप कि आप पेपर आपके बहुत अच्छे से देकर के आओगे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड प्लीज इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल and obviously share this channel to your junior, senior, colleagues, whoever want this, whoever need this. So please, okay, let's meet in the next video. Bye bye, take care, be happy, and all the best again. Bye bye.